हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ये चैप्टर आपके बुक नंबर 2 में है। तो बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में हम लोग इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आप देख सकते हो आपके बुक में पेज नंबर 83 में एक हेडिंग दी गई है, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। तो इस हेडिंग के अंदर दो सब टॉपिक है, फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री और फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। तो ये दोनों टॉपिक को हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे, मतलब पेज नंबर 83 से 85। नाउ सबसे पहले हेडिंग का मतलब समझते हैं। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, क्या मतलब है इसका? देखो, मान लो एक कंट्री है, एक कंट्री में कोई एक लीडर है ए। वो लीडर किसी कारण से अब हट जाते हैं, मान लो उनकी डेथ हो गई या किसी कारण से वो हट गए। उनके बाद जो नेक्स्ट लीडर आएंगे, मान लो वो लीडर आ गए बी। तो ए हट गया, ए जो लीडर थे वो हट गए और उसके जगह पे कौन आ गए? लीडर बी। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉलिटिकल सक्सेशन। पॉलिटिकल सक्सेशन। जैसे हमारे कंट्री में नेहरू जी की डेथ के बाद कौन आए? लाल बहादुर शास्त्री। तो ये क्या है? यह है एक पॉलिटिकल सक्सेशन। लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन आए हमारे कंट्री में? इंदिरा गांधी। तो ये क्या है? एक पॉलिटिकल सक्सेशन। तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल सक्सेशन। हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं किस तरह के चैलेंजेस थे जब ये हो रहा था। जब ये एक लीडर हट रहे थे और नए लीडर आ रहे थे, तो उस टाइम पीरियड में किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री ने फेस किए, किस तरह के चैलेंजेस थे हमारे कंट्री के सामने। हम लोग बेसिकली इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो दो पॉलिटिकल सक्सेशन देखेंगे। एक, जब नेहरू जी की जब डेथ होगी तो शास्त्री जी जब आएंगे तो वो एक पॉलिटिकल सक्सेशन होगा। और एक बार और कब होगा? जब शास्त्री जी की जब डेथ हो जाएगी और इंदिरा गांधी जी जब आएंगे तो उस समय एक बार और पॉलिटिकल सक्सेशन होगा। तो ये दोनों इवेंट को हम लोग यहां पे स्टडी करने वाले हैं। स्टडी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की डेथ जो है वो हो जाएगी 1964 में, मई 1964। ये काफी टाइम से बीमार चल रहे थे, ठीक है। लगभग पिछले एक साल से लगभग ये सालों से बीमार चल रहे थे। तो इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाएगी। कंट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस। एक ऐसा लीडर जिसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरे पूरा कंट्री जिसे बहुत ही बहुत ज्यादा मानता है, बहुत ज्यादा फॉलो करता है, एक ऐसे लीडर की डेथ जो पूरे कंट्री को यूनाइट करके रखता है, जो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से देखा जाए, ऐसे लीडर की डेथ सिर्फ एक पर्सनल किसी भी फैमिली के लिए तो लॉस नहीं था, ये पूरा कंट्री का लॉस था। पूरा कंट्री का लॉस था। तो हम लोग देखेंगे कि जब उनका डेथ हो जाएगा तो हमारे कंट्री के सामने दो बड़े क्वेश्चंस होंगे। नेहरू जी के बाद कौन? ऑफ कोर्स नेहरू जी के बाद अभी हमें पता है कि शास्त्री जी आए, लेकिन क्या ये इतना आसान था कि बस नेहरू जी नहीं रहे शास्त्री जी को ला दो? ऐसा नहीं था। क्योंकि नेहरू जी के बराबर के लीडर क्या हमारे कंट्री में प्रेजेंट थे? ऐसे लीडर प्रेजेंट थे जिनको नेहरू जी जितना ही लोग प्यार करते थे, उतना ही मानते थे, उतना ही लोग उनको एक्सेप्ट करते थे? क्या ऐसे लीडर थे? अब मान लो अगर थे, कहीं एक से अगर ज्यादा थे तो तब किनको बनाओगे लीडर? तो नेहरू जी के बाद कौन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। कौन लीड करेगा हमारे कंट्री को? ऑफ कोर्स देखो, नेहरू जी ने जिस तरह का आइडिया सोचा था हमारे कंट्री के लिए, आजादी मिलने के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, जिस तरह की इंडिया की जिस तरह की इंडिया को इमेजिन किया था, कल्पना किया था नेहरू जी ने, क्या जो नए लीडर आएंगे क्या वो भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे कि उनका कुछ अलग तरीका होगा, मेथड होगा? तो काफी सारे चैलेंजेस थे। दूसरा क्वेश्चन था, कैन डेमोक्रेसी सर्वाइव इन इंडिया? अब मान लो ये जो सक्सेशन है, पॉलिटिकल सक्सेशन है, ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए पीसफुल, बिना किसी डिस्प्यूट के, झगड़े के, लड़ाई के। लेकिन अगर मान लो किसी कारण से ये सही तरीके से नहीं हो पाया, ये जो पॉलिटिकल सक्सेशन है, एक लीडर के बाद दूसरा लीडर का आने का जो ये प्रोसेस जो है, ये अगर पीसफुल तरीके से नहीं हो पाया तो क्या होगा कंट्री में? हमारी कंट्री के डेमोक्रेसी के लिए ये तो बहुत खतरनाक है। तो क्या हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी सरवाइव कर पाएगी? तो ये बहुत बड़ी क्वेश्चंस थी हमारे कंट्री के सामने जब नेहरू जी की डेथ हो जाएगी। तो ये पॉलिटिकल सक्सेशन जो है, ये जो चैलेंज जो है हमारे सामने, हम लोग इसको देखते हैं यहां। हमारे कंट्री से बाहर काफी सारे लोग ऐसे थे जो अपने घरों में बैठ के, अपने ऑफिसेस में बैठ के जो देख रहे थे, अलग अलग कंट्री के लोग, अलग अलग कंट्री के जो एक्सपर्ट जो थे,
वो अपने अपने कंट्री में बैठ के वो देख रहे थे कि इंडिया में ये जो डेमोक्रेसी की एक्सपेरिमेंट है, क्या ये सरवाइव कर पाएगी नेहरू जी के बाद। आप चैलेंजेस ऑफ, आप पहला चैप्टर याद करो, इसी बुक की पहली चैप्टर याद करो। उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो हमने डेमोक्रेसी का रास्ता चुना, लेकिन हमारे साथ ही कुछ और दूसरे कंट्री थे, उन्होंने डेमोक्रेसी का रास्ता नहीं चुना, है ना। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाली चैप्टर आप थोड़ा सा याद करो। हमारे साथ बहुत सारी ऐसे कंट्री इंडिपेंडेंस हुए जिन्होंने डेमोक्रेसी का रास्ता नहीं चुना, और उस समय कितने लोग जो है वो लोग ये बोल रहे थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगी। तो वही क्वेश्चन फिर से आ रहा है, क्या इंडिया में डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी? कहीं इंडिया में डेमोक्रेसी तो खत्म नहीं हो जाएगा? नेहरू जी थे, उन्होंने इंडिया में डेमोक्रेसी को जिंदा रखा था, लेकिन क्या नेहरू जी के बाद वो डेमोक्रेसी जिंदा रह पाएगी? बहुत सारे लोग जो है ये सोच रहे थे कि नहीं, नहीं होगा ऐसा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग कंट्री के बाहर बैठ के, दूसरे दूसरे कंट्री के लोग, एक्सपर्ट्स जो थे, वो ये बोल रहे थे कि इंडिया में डेमोक्रेटिक सक्सेशन सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों ऐसा बोल रहे थे ये लोग? क्या इंडिया को नापसंद करते थे? यस, कुछ तो थे ऐसे, लेकिन बहुत सारे लोग देखते थे इंडिया को एज अ डाइवर्स कंट्री। हम लोग बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग अलग अलग है, बिहार स्टेट, बंगाल स्टेट, असम स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, गोवा स्टेट, अलग अलग तरह के लोग हैं, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन हम फिर भी एक है, ये हम मानते हैं, और आज के डेट में दुनिया भी मानती है। लेकिन उस टाइम में वर्ल्ड के काफी सारे लोग ये देख रहे थे कि ये लोग तो अलग अलग है, तो एक साथ कैसे रह सकते हैं। तो इसीलिए उनका कहना था कि डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगी, इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, पॉलिटिकल सक्सेशन पॉसिबल नहीं होगा इंडिया जैसी कंट्री में। बहुत सारे लोग फियर कर रहे थे कि इंडिया में पॉलिटिकल सक्सेशन जो है ये पीसफुल तरीके से नहीं हो पाएगा। अब आप एक सिचुएशन सोचो, जब किसी आपके क्लास के कमरे में, आपके क्लास के कमरे में जब एक लीडर होता है, कौन? आपकी टीचर मान लो, तो क्लास शांत होती है। लेकिन जहां टीचर अगर चले जाते हैं तो आपके क्लास में तीन चार लोग जो थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, वो क्लास को डोमिनेट करने का ट्राई करते हैं। आपने जरूर ऐसा देखा होगा, फील किया होगा। वैसे ही जब किसी कंट्री में एक प्रॉपर लीडर ना मिले, तब क्या होगा? तब सभी को लीडर बनना चाहेंगे। जब एक प्रॉपर सही, एक स्ट्रांग लीडर ना हो, तो सभी कोई लीडर बनना चाहेंगे, है ना। जिसे मौका मिलेगा वो पावर ज्यादा से ज्यादा अपने लिए पावर अटेन करना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें आर्मी का भी रोल आ जाता। तो कहना यह है कि अगर डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करती तो आर्मी फिर एंटर करती, और आर्मी बोलती कि चलो अब कंट्री को हम लोग संभालेंगे, आप लोग से तो नहीं होता। तो ये भी खतरनाक था एक तरह से, है ना, क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीका में तो नहीं होगा ना कि आर्मी रूल करेंगे, हमें तो डेमोक्रेसी सर्वाइव करना था। तो कितने सारे चैलेंजेस थे आप देख सकते हो। और बात करते हैं इस बारे में, हमारे कंट्री, अच्छा, एक तो ये तो था ही, इन सब के साथ एक और चैलेंज था। मान लो पीसफुल तरीके से नया लीडर आ जाए, मान लो जो नया लीडर जो है वो पीसफुल तरीके से, सही तरीके से, अच्छे तरीके से आ भी जाए, क्या वो लीडर नेहरू जी जितने एफिशिएंट होंगे? नेहरू जी के टाइम में हमें पता है उन्होंने तरह तरह के चैलेंजेस को फेस किया और कंट्री को वो आगे लेके गए। क्या जो न्यू लीडर आएंगे, क्या उनके अंदर भी ये काबिलियत होगी कि ये हमारे कंट्री में जो मल्टीपल क्राइसिस थे, हमारे कंट्री में पॉवर्टी थी, इनइक्वालिटी, कम्युनल प्रॉब्लम्स थे, रीजनल डिविजन्स था, क्या जो नए लीडर आएंगे इतने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाए तो हमारे कंट्री के लिए बहुत खराब होगा। अगर नहीं कर पाए इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व, तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में डिसइंटीग्रेशन की नौबत आ जाएगी। हमारे कंट्री में अगर ये फेल होता है तो हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी सही तरीके से सर्वाइव नहीं करेगी। हमारे कंट्री में अगर इक्वालिटी नहीं मिलेगी सबको, अगर आप थोड़ा देर के लिए सोचो कि सोसाइटी में कुछ लोगों को अगर इक्वालिटी ना मिले, तो वो क्या करेंगे? वो फिर अलग होने की बात करेंगे। तो हमारी कंट्री में डिसइंटीग्रेशन का खतरा आ जाएगा अगर नए लीडर जो आएंगे वो उतने एफिशिएंट नहीं रहे, वो उतने अच्छे नहीं रहे, उतने विजनरी लीडर नहीं रहे। तो इसीलिए 1960s का जो टाइम है वो बोल रहा है डेंजरस डिकेड। हमारी कंट्री के डेमोक्रेसी के लिए, हमारी कंट्री के इंटीग्रिटी के लिए ये बहुत खतरनाक जो है, ये काफी डेंजरस ये टाइम पीरियड था। ठीक है, नाउ हम लोग अपना पहला पॉलिटिकल सक्सेशन को देखते हैं, है ना। हम लोग ने अभी चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन कुछ देखे, पहला। अब हम लोग पहला देखते हैं सक्सेशन, दैट इज फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री।
देखो नेहरू जी की जो डेथ हो जाती है जब उसके बाद में कौन लीडर आएंगे, नए लीडर कौन आएंगे? तो जब नए लीडर की नाम की सर्च होती है तो इसमें से एक नाम सामने आता है, वो है लाल बहादुर शास्त्री। क्या लाल बहादुर शास्त्री ने अपने आप को कहा कि मुझे पीएम बना दो? नहीं, ऐसा नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जी के पहले बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बहुत ही सिंपल लीडर थे, बहुत ही सिंपल लीडर थे, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को सपोर्ट किया था के कामराज ने। के कामराज कौन थे? तो ये थे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। याद रखो, इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे के कामराज। और इसके अलावा के कामराज के साथ कुछ और दूसरे लीडर्स थे, कुछ और दूसरे सीनियर लीडर्स थे। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को चुना कि आप हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी जाइए। क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल से पर्सन थे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं था। ऐसे कोई नहीं थे कि जो बोल रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी को मत बनाओ, क्योंकि बहुत ही सिंपल लीडर थे, काफी अच्छे लीडर थे, एक्सपीरियंस लीडर थे। नेहरू जी के साथ इन्होंने काम किया था 1951 से। 1951 से लेकर के ये जो है ये काम करेंगे 1966 तक, जब तक इनकी डेथ हो जाएगी। 1951 से लेकर के 1966 तक। अच्छा, तो 1951 से लेकर के 64 तक जब तक नेहरू जी थे, तो उस समय तक उन्होंने नेहरू जी के साथ में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे काम किया था। बस बीच में छोटा सा एक टाइम पीरियड है, उस समय उन्होंने रिजाइन कर दिया था, वो रेलवे एक्सीडेंट के कारण। अदरवाइज इन्होंने 1951 से लेकर के 1964 नेहरू जी के डेथ तक नेहरू जी के साथ काम किया था। नेहरू जी को इन पे काफी भरोसा था, काफी अच्छे लीडर थे क्योंकि। तो ये एक एक्सपीरियंस पर्सन थे, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे ये, उत्तर प्रदेश में भी मिनिस्टर रह चुके थे ये, ठीक है। बहुत ही अपने प्रिंसिपल को मानने वाले लोग थे, प्रिंसिपल को मानने वाले लोग थे। प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जो मूल्य जो है ना, जो वर्ड्स है, अपने वर्ड्स को मान के, अपने रूल्स को मानने वाले लोग थे ये। जैसे एक एग्जांपल नजर आता है, एक बार रेलवे एक एक्सीडेंट हो गया, उस समय ये रेलवे मिनिस्टर थे, तो इन्होंने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। इन्होंने कहा कि मैं रेलवे मिनिस्टर हूं, अब मेरे टाइम में अगर ये रेलवे का एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये कहते हुए इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। आज के डेट में मिलते हैं ऐसे लीडर बहुत कम। तो शास्त्री जी हमारे बन जाएंगे नेक्स्ट पीएम। 1964 से रूल, ये बेसिकली ये हमारे पीएम के तौर पे ये रहेंगे, सर्व करेंगे कंट्री को। कब तक? 1966 तक। 1966 में इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाएगी, है ना। तब तक ये हमारे कंट्री के पीएम रहेंगे। तो देखो, जो बाहर से बैठे लोग जो ये बोल रहे थे कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी सरवाइव होगा कि नहीं, हमारी कंट्री में पीसफुल ये जो पॉलिटिकल सक्सेशन जो है ये होगा कि नहीं, क्या हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, बहुत ही पीसफुल तरीके से हुआ, बहुत ही पीसफुल तरीके से हुआ। तो आप यहां पे देखो कि यहां पे हम लोग एक्चुअली ये जो हम लोग ये देख रहे हैं, यहां पे हम लोग जो यहां पे देख रहे हैं कि काफी पीसफुल तरीके से ये सक्सेशन हो रहा है। अब जब ये पीएम बन जाएंगे तो शास्त्री जी के सामने दो बड़े चैलेंज थे। शास्त्री जी के टाइम पीरियड में दो बड़े चैलेंज हम लोग बात करते हैं, ऐसे तो काफी सारे मल्टीपल चैलेंज थे, लेकिन दो बड़े चैलेंज थे। पहला, जब शास्त्री जी जब पीएम बने तो उस समय मॉनसून सही काम नहीं कर रहा था। मॉनसून क्या है? हमारी कंट्री में जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वो मॉनसून विंड के कारण होती है। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा मॉनसून हवा, मॉनसून विंड। तो मानसून या मॉनसून हवा के कारण जो है जो बारिश होती है वो बारिश सही तरीके से नहीं हो रही थी। एज अ रिजल्ट हमारे कंट्री में सूखा था, हमारे कंट्री में फूड की कमी थी, खाने की कमी थी। खाने की कमी तो इतनी हो गई थी कि हमारे कंट्री में हमारे पीएम को, शास्त्री जी को यहां तक अपील करने के लिए ये करना होना पड़ा कि हमारे कंट्री में सप्ताह में, वीक में एक टाइम लोग फास्ट करें। आप सोच सकते हो, पीएम, एक कंट्री का पीएम जो है वो अपने कंट्री के लोगों से अपील कर रहा है कि आप वीक में एक बार फास्टिंग करो, उपवास करो, तो कितनी खाने की कमी होगी, है ना। और इसके साथ वो अमेरिका जो हमें वीट भेजता था उसका एक अलग स्टोरी है ना। अगर आपको पता है तो बताना, नहीं तो आप कमेंट करना, अगर आपको जानना है तो मैं बताऊंगा आपको। तो एक तो ये चैलेंज था। दूसरा एक चैलेंज था कि 1965 में हमारी वॉर हो जाती है पाकिस्तान के साथ।
पाकिस्तान हम पे अटैक करता है और ये जो है प्रॉब्लम जो है ये शास्त्री जी के टाइम हम लोग जो है फेस करते हैं। ये दो टाइम बड़े प्रॉब्लम्स जो है चैलेंज जो है जो फेस करते हैं हम लोग। हमारी कंट्री में अगर उस समय देखें, उस टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। हमारी कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखो 1965 का वॉर हम लोग हार गए थे। जब कभी वॉर होती है तो उसकी जो इकोनॉमिक इंपैक्ट होती है वो सालों तक होती है। क्योंकि देखो वॉर जब होती है ना, बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो जब बहुत पैसे खर्च होते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे कंट्री में ऑलरेडी था। क्योंकि बहुत पुरानी बात तो थी नहीं, 1962 में हम लोग वॉर हारे थे। उसके बाद ये मॉनसून वाला प्रॉब्लम, उसके बाद 1965 का प्रॉब्लम। तो देख सकते हो हमारे कंट्री में काफी इकोनॉमिक कंडीशन जो है खराब था उस टाइम। शास्त्री जी ने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया, एक नारा दिया, जय जवान और जय किसान। आप देख सकते हो जय जवान, है ना, क्योंकि हमारे सोल्जर्स जो है उस समय वॉर में थे। जय किसान, हमारे कंट्री में सूखा था, फूड की कमी थी, तो शास्त्री जी ने ये बहुत ही फेमस सा नारा दिया। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। तो ये दिखाता है कि हमारे शास्त्री जी जो थे वो कितना ये इन चैलेंजेस को लेकर के, ये जो हमारे कंट्री के चैलेंजेस थे इसको लेकर के कितने कंसर्न थे, सीरियस थे। शास्त्री जी 1965 का जब वॉर हो जाएगी, वॉर को खत्म करने के लिए ताशकंद में एक एग्रीमेंट होगा। हमारे कंट्री से इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। कहां? ताशकंद में। ये ताशकंद कहां है? तो ताशकंद आज के डेट में उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। आज प्रेजेंट डे में आप देखोगे गूगल में ताशकंद कहां है, तो ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। उज्बेकिस्तान नाम की एक कंट्री है, वहां उसकी कैपिटल है। लेकिन 1965 में 1965 की अगर बात करें तो उस समय ये यूएसएसआर का पार्ट था। तो ताशकंद में जाएंगे शास्त्री जी इंडिया की तरफ से। अब पाकिस्तान की तरफ से कौन जाएंगे? मोहम्मद अयूब खान। मोहम्मद अयूब खान जाएंगे और वहां पे जाकर के एग्रीमेंट होगा कि किस तरह से 1965 का वॉर जो है इसको एंड किया जाए। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इवेंट वहां पे ये होगा कि शास्त्री जी की वहां पे जो है डेथ हो जाएगी। शास्त्री, अच्छा ये वन नहीं होगा, 1960, शास्त्री जी की वहां पे डेथ हो जाएगी 1966 10 जनवरी। ठीक है, तो एक बहुत ही महान लीडर, एक बहुत ही बड़े लीडर का यहां एंड होगा हमारे कंट्री में। इसके बाद फिर से वही क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले 2 साल पहले शास्त्री जी पीएम कब बने? 64, और डेथ हो गई 66 में। तो 64 के टाइम में क्या क्वेश्चन था हमारे कंट्री के सामने? वही सेम क्वेश्चन, क्या डेमोक्रेसी सर्वाइव होगा? क्या हमारे कंट्री में जो नए लीडर आएंगे सही तरीके से आएंगे? क्या वो नए लीडर इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे? आप देख रहे हो प्रॉब्लम्स तो थे। शास्त्री जी ने तो ऐसा तो नहीं कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व होकर चले गए थे, इकोनॉमिक कंडीशन तो अभी भी खराब थी, कंट्री में अभी भी फूड की कमी थी, तो ये सब चैलेंज तो अभी भी थे। तो नए जो लीडर आएंगी वो आएंगे इंदिरा गांधी। तो कांग्रेस के सामने फिर से एक क्वेश्चन आया, कांग्रेस के सामने फिर से क्वेश्चन था, कंट्री के सामने क्वेश्चन था, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन का। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन का ये क्वेश्चन जो है ये फिर से ये क्वेश्चन था। तो यहां पे आप देखो, यहां पे आप क्या देख रहे हो कि चैलेंजेस, ठीक है, ये जो चैप्टर है ना, इसमें देख रहे हो ये जो पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कांग्रेस के सामने किस तरह की मुश्किलें आ रही थी। और ये कांग्रेस के सामने मुश्किलें सिर्फ नहीं थी, कंट्री के सामने ये मुश्किल थी, ये है ना। दिस टाइम देयर वाज अ इंटेंस कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। आप याद करो, जब शास्त्री जी को जब पीएम बनना था तो उस समय के कामराज और उनके साथ और कुछ लीडर थे, उन्होंने सपोर्ट किया था शास्त्री जी को, है ना, शास्त्री जी को, और सभी ने शास्त्री जी को सपोर्ट किया था। लेकिन इस टाइम में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, अब की बार दो कैंडिडेट है, इंदिरा गांधी जी भी पीएम बनना चाहती है और इसके साथ ही मोरारजी देसाई भी पीएम बनना चाहते थे। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, दो पर्सन है अब इनमें से लीडर कौन बने, अगला लीडर कौन बने? मोरारजी देसाई की बात करें, एक एक्सपीरियंस पर्सन थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके थे बॉम्बे स्टेट के। बॉम्बे स्टेट कौन सा? देखो, महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों पास्ट में एक स्टेट थे और उनको बोलते थे बॉम्बे स्टेट। तो बॉम्बे स्टेट जो थे वहां के ये चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, काफी बड़ा सा स्टेट है। इन्होंने एज अ मिनिस्टर भी काम किया था सेंटर में। मतलब क्या है, ये एक एक्सपीरियंस पर्सन थे मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी थी। इसके अलावा ऑफ कोर्स ये नेहरू जी की डॉटर थी, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज था, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था।
इसके अलावा इन्होंने शास्त्री जी के कैबिनेट में इन्होंने काम किया था। शास्त्री जी जब पीएम बनेंगे तो उनके कैबिनेट में इंदिरा गांधी जी ने काम किया था। तो आप देख सकते हो कि दोनों लीडर के पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो था। ऑल्दो मोरारजी देसाई थोड़े से कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस थे, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ये अपना पर्सनली आपका मानना है, ठीक है, आपका अलग अलग मानना है, लेकिन दोनों लीडर का कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक्सपीरियंस तो था, कुछ ना कुछ तो वर्क उन्होंने किया था। अब इनमें से हमारी कंट्री का नेक्स्ट पीएम कौन बने? नाउ ज्यादातर कांग्रेस के जो लीडर्स, जो सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन क्या सभी ने क्या 100% लोगों ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया? नहीं, ऐसा नहीं है। काफी सारे लोगों ने मोरारजी देसाई को भी सपोर्ट किया। तो इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। ठीक है, और कुछ सपोर्ट कर रहे थे मोरारजी देसाई को। तो ये तो एक तरह का डिस्प्यूट हो गया ना, एक तरह का प्रॉब्लम आ गया। अब अगर मान लो जो लोग इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करेंगे, मोरारजी देसाई उनसे थोड़े नाराज हो जाएंगे, या फिर जो लोग मोरारजी देसाई को सपोर्ट करेंगे तो इंदिरा गांधी नाराज हो जाएंगी। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकाला गया कि चलो वोटिंग करवा लेते हैं। अब वो भी कैसी? सीक्रेट वोटिंग करवा देते हैं, है ना, क्योंकि सामने में अगर वोट करेंगे तब तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। तो सीक्रेट वोटिंग करवा लेते हैं कि कौन किसको सपोर्ट करता है। तो ज्यादातर जो कांग्रेस के एमपी थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट किया। एज अ रिजल्ट हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी जो है ये बन जाएंगी हमारे कंट्री की नेक्स्ट पीएम। ये देखो, ये बहुत छोटा इवेंट नहीं है, ये इसको जस्ट वोट के तौर पे ना देखो। 1966 का टाइम है, ये वो टाइम है जिस समय आप एक वुमेन को पीएम बना रहे हो। बहुत सारे कंट्री में वुमेन्स के पास उतने सारे अधिकार नहीं थे, उतने सारे राइट्स नहीं थे, और एक वुमेन हमारी पीएम बन रही है, ये बहुत बड़ी बात थी। आपको पता है कि उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा राइट नहीं था, है ना, बहुत ज्यादा उनके लिए इक्वालिटी नहीं था, और एक वुमेन हमारी पूरी कंट्री को लीड करेगी, बहुत बड़ी बात है ये, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने लीड किया भी। बहुत सारे उनके टाइम पीरियड में काफी सारे अच्छे वर्क्स भी हुए इंदिरा गांधी जी के टाइम में, है ना। उन्होंने एक सक्सेसफुल लीडर के तौर पे एक वुमेन, उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि एक वुमेन एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल लीडर हो सकती है। बिल्कुल उन्होंने ऐसा प्रूफ भी किया है। तो हम लोग ये देखेंगे कि एक कंपटीशन होगा मोरारजी देसाई के बीच में और इंदिरा गांधी जी के बीच में, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी जी जो है वो बन जाएंगी पीएम बिना किसी कंट्री में प्रॉब्लम हुए। ये क्या दिखाता है? कि हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी मैच्योर हो गई है, हमारे कंट्री के लोग समझदार है ना। ऐसा नहीं कि पावर नहीं मिला तो लड़ाई शुरू कर दो, झगड़े शुरू कर दो, ये नहीं। लोगों ने जो कहा है मानेंगे उसे। एमपी ने कहा है कि इंदिरा गांधी जी को नेक्स्ट पीएम बनाना है, तो ठीक है। मोरारजी देसाई को भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दिया गया था, उनको भी मनाने के लिए उनको एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट जो है उनको दिया गया था इंदिरा गांधी जी के साथ में, है ना। तो वो भी थोड़े से मनाने के लिए ये भी था, लेकिन कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल तरीके से रहा था। तो इंदिरा गांधी जी के हम लोग बात करें, ठीक है, तो पॉलिटिक्स में तो काफी टाइम से थी। इंडिपेंडेंस के टाइम में एज अ कांग्रेस वर्कर उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट भी लिया था, लेकिन गवर्नमेंट चलाने का उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। ये याद रखो, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होना अलग बात है, अब गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस होना अलग बात है। इंदिरा गांधी किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर पहले नहीं थी, है ना, तो उनको किसी तरह का गवर्नमेंट को कैसे चलाया जाए इनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनको नहीं था। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, मोरारजी देसाई को तो था, वो तो सीएम रह चुके थे बॉम्बे स्टेट के। इंदिरा गांधी जी ने शास्त्री जी के कैबिनेट में काम किया था, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए, काफी शॉर्ट पीरियड के लिए। अब एक साल 2 साल को शॉर्ट पीरियड ही आप मानोगे, है ना। एक्सपीरियंस आने के लिए टाइम लगता है, 10-10 साल, 20-20 साल टाइम लग जाते हैं। तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, तो फिर इन्होंने इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट क्यों किया? फिर थोड़ा तो देख के ये लगता है कि मोरारजी देसाई थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, देख के तो ये लग रहा है। तो फिर इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट क्यों किया? कहते हैं, ठीक है, एक रीजन ये हो सकता है ना, ये 100% नहीं है, ये देखो मैं लिख रहा हूं वर्ड में, इट मे हैपन। ये हो सकता है कि जो सीनियर कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट इसलिए किया कि इंदिरा गांधी जी के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का। अब आप सोचो, इंदिरा गांधी जी के पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अब उनको अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो क्या करेंगी? वो तो यही कांग्रेस का जो सीनियर लीडर्स है इनके पास जाएंगी कि आप मुझे थोड़ा सा गाइड करो,
आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करो, सपोर्ट करो, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो जो ये सीनियर कांग्रेस लीडर्स जो थे, इनको भी थोड़ा सा एक तरह से पावर मिलेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी जी एक तरह से देखा जाए तो इन पर डिपेंडेंट रहेंगी। एक ये थ्योरी है, ये एक हो सकता है कि इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। तो क्या ऐसा हुआ? आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनको पार्टी को लीड करना था, है ना। अब एक और बहुत बड़ा चैलेंज इंदिरा गांधी जी के सामने ये था कि 66 में पीएम बने। अब 67 में इनको 67 में हमारे कंट्री के सामने इलेक्शन था। हमारे कंट्री में 67 में इलेक्शन था, लोकसभा इलेक्शन थी 67 में। एक साल भी नहीं हुआ था इंदिरा गांधी को। अब उनको कह दिया गया कि आप हमारी पार्टी को लीड करो पूरी कंट्री में। ये तो कुछ ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक साल का क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस है, और आपको क्या किया जाए, इंडियन क्रिकेट टीम का आपको बना दिया जाए कैप्टन, आप बोले कि जाके वर्ल्ड कप को लीड करो। आप सोच सकते हो आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा। आपने जस्ट ज्वाइन किया है इंडियन क्रिकेट टीम, आपके पास पिछला एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, और आपको कह दिया गया है कि आप जाके इंडियन क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप को आप लीड करो। ऐसा ही कुछ कंडीशन था इंदिरा गांधी जी के साथ। उनको भी एक साल नहीं हुए थे, उनको कहा कि आप डेमोक्रेसी की जो हमारी ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन को आप लीड करो, लोकसभा इलेक्शन 1967 को लीड करो। कितना प्रेशर होगा उनके ऊपर, आप सोच सकते हो। और ऑफ कोर्स ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम में इकोनॉमिक कंडीशन तो अभी भी अच्छी हुई थी नहीं, है ना। हमारे कंट्री के सामने काफी सारे प्रॉब्लम्स थे। तो इंदिरा गांधी के सामने दो प्रॉब्लम था। एक तो कंट्री वाली जो प्रॉब्लम थी वो तो थी कि इकोनॉमी सही नहीं चल रही थी, वो ड्रॉट था, ठीक है, वो सब तो था ही। पार्टी के अंदर भी उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। पार्टी के अंदर भी उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे इंदिरा गांधी जी को। क्यों? क्योंकि पार्टी के अंदर कुछ लीडर्स थे, जो अभी हम लोगों ने देखा, कुछ सीनियर लीडर्स थे, वो हो सकता है वो इंदिरा गांधी जी का जो गवर्नमेंट जो है वहां पे पावर को वो भी शेयर कर रहे हो। इंदिरा गांधी जी को ये शायद में भी पसंद ना आता हो। वो चाहती थी कि पार्टी पे उनका कंट्रोल हो, उनका गवर्नमेंट है तो वो डिसीजन लेंगी। तो कहीं ना कहीं एक पावर स्ट्रगल देखने को मिलता है हमें इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में। इंदिरा गांधी जी जब इनिशियल फेज में जब इंदिरा गांधी जी पीएम बनेंगे, तो कहीं ना कहीं एक पावर स्ट्रगल देखने को मिलता है बिटवीन इंदिरा गांधी एंड कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स के बीच में। तो इंदिरा गांधी जी के सामने चैलेंज था, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी हमारा जो ये पॉलिटिकल सक्सेशन जो था, इसके सामने इतने सारे चैलेंजेस थे। ये चैलेंजेस जो है ये फिर भी हमारे कंट्री ने सक्सेसफुली फेस किया। डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में सक्सेसफुली सर्वाइव होती है, आज तक होती आ रही है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैलेंजेस 2 एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम का पार्ट 2 जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 से, चैप्टर नंबर 5, है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक। कोई भी आपकी डाउट और इंक्वायरी हो तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।